तो ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो सिम्टम होते हैं, अब लक्षण क्या होते हैं इसमें, ठीक है। जो ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर होते हैं इसमें किसी में ऑब्सेशन का होता है, किसी में दोनों होते हैं, किसी में सिर्फ कंपल्शन का होता है डिसऑर्डर, ठीक है, और किसी में दोनों ही हमने शुरू में ही देख लिया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो ऑब्सेशन सिम्टम्स होते हैं और कंपल्शन सिम्टम्स होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो ये होते हैं मे और मे नॉट नो दैट यू आर ऑब्सेशन और कंपल्शन आर बियॉन्ड बियॉन्ड रीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसका हिंदी में भी लिखा कि आपको पता हो सकता है या नहीं हो सकता है कि आपके जो ऑब्सेशन यानी कि जुनून और जो मजबूरियाँ जो हैं वो तक से परे हैं, यानी कि वो कितने तक आप उसके आउट मतलब कितने आपसे उसका क्या रीज़न है, क्यों आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्यों आप ये काम करने को बाधित हो रहे हैं, ये आपके सोच से परे होता है, ठीक है। बट दे टॉक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, लेकिन टाइम के साथ साथ वो इसको डील करते हैं। रिड्यूस योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये जो होता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर देता है। जो भी ओसीडी वाले पर्सन होते हैं उन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं डील कर पाते हैं, उनके समय के साथ ये उसके टाइम को कंज्यूम कराता है, और ये जो होते हैं डेली रूटीन को डिस्टर्ब करता है उनके, ठीक है। और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो उससे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो उनके डेली रूटीन काम होते हैं वो सब इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जो ओसीडी वाले जो पर्सन होते हैं वो अनवांटेड थॉट होती है उनके अंदर, जो बिना जो कोई भी जिसका कोई लंबे समय से चली आ रही होती लेकिन वो अनवांटेड होती, कोई उसका यूज़ नहीं होता है। कीपिंग अ बैग, और वो क्या करती बार बार, जैसे वो नहीं भी सोचना चाहेगा फिर भी वो उनके दिमाग में आती रहेगी, और वो क्या करेंगे उसको करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो उसको जब तक नहीं करेंगे तो वो उनको क्या रहेगा, उसकी वजह से एनजाइटी होगी। तो माइटली ट्राई टू इग्नोर देम, अगर वो उसको क्या करते हैं इग्नोर करते हैं और वो उससे फिर और ज़्यादा उनको डिस्टर्ब होगा, तो वो क्या करते हैं उसको कभी कभी रिचुअल वाली एक्टिविटीज़ में उसको अपने को वो धार्मिक कामों में रखते हैं ताकि ये चीज़ें ना हो, तो उससे भी उनका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, रिचुअल बहुत ज़्यादा वो एक्टिविटीज इस तरीके की करने लगेंगे। दीज ऑब्सेशनल यूजुअली इंट्रूसिव व्हेन यू आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ और डू अदर थिंग, ठीक है। और ये जो आमतौर पर जो ये थिंकिंग होती है उन चीज़ों के बारे में सोचने या करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि अनवांटेड होती। तो अब आप इसमें ये देखिए कि होती क्या क्या है। तो जो ये जो इसके सिम्टम होते हैं ऑब्सेशन के, इसमें क्या होगा कि फियर होगा, डर होगा, कंटामिनेशन का डर, मतलब गंदा होने का डर होगा किसी भी गंदी ऑब्जेक्ट से, एनवायरनमेंट से, ठीक है। उनको डाउट रहता है, मतलब उनको ये डाउट रहता है मतलब कि ये जो अनसर्टनली इसकी संग कैसे डील किया जाएगा, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, हैविंग अ हार्ड टाइम एक डीलिंग विथ अनसर्टनिटी, ठीक है। और नीडिंग थिंग, ठीक है, नीडिंग थिंग टू बी ऑर्डरली एंड बैलेंस, उनको ये भी रहता है सोच विचार कि ये जो भी चीज़ें हैं इसको ऑर्डरली रखना है, इनको बैलेंस में रखना है। उनको डाउट होता है कि इसको ये जो टाइम है इसको किस तरीके से मैं डील कर पाऊँगा जो कि अनसर्टनली हुआ है, या ये कैसे मैं इस विचारों से मुक्ति पाऊँगा, इस तरीके के सोच विचार चलते रहते हैं। और एक ये अग्रेसिव वाला भी उनके अंदर, और जो ये हॉरिफिक जो होता है ना, हॉरिफिक थॉट्स भी आते हैं, यानी कि डेंजर और इस तरीके के भी थॉट उनके दिमाग में आते हैं, ठीक है। अबाउट द लॉस, जो जो कि उनके कंट्रोल से बाहर होते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि ये अग्रेसिव और हॉरिफिक जो थॉट्स हैं उनके दिमाग में आए, लेकिन वो उससे उनके कंट्रोल से बाहर होता है, ना चाह के भी वो आते हैं। और हार्मिंग योरसेल्फ और अदर, वो उससे क्या हो सकता है, वो जो उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है, उनके किसी अदर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे थॉट उनके दिमाग में आते हैं। अनवांटेड थॉट्स, जो कि अनवांटेड थॉट्स भी आते हैं जिसमें कि अग्रेशन होता है, सेक्सुअल और रिलीजियस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है ऑब्सेशन के, फियर बीइंग कंटामिनेशन, मतलब कोई भी चीज़ को टच करने से कंटामिनेशन होना, डाउट होना कि लॉक बंद किया है कि नहीं, टर्न ऑफ करना स्विच स्टोव का मैंने किया है कि नहीं बंद उसको। और इंटेंस स्ट्रेस ऑब्जेक्ट आर नॉट ऑर्डरली, उनको ये भी रहता है ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये ठीक से नहीं रखे गए हैं और इसको ठीक तरीके से रखना चाहिए, इस तरीके के दिमाग में आते रहेंगे, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल होते हैं ऑब्सेशन के, ये कंटिन्यू करते हैं। इमेजेज आएंगी उनके दिमाग में कि वो ड्राइव कर रहे हैं भीड़ में, क्राउड में वो ड्राइव करेंगे या कर रहे हैं, और उनके दिमाग में ये भी आएगा कि कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जो कि चिल्लाने वाले, कि वो चिल्ला रहे हैं किसी भीड़ में और ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि पब्लिक में जो है वो मतलब ठीक नहीं है करना।
तो वो ऐसी वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये उनके दिमाग में आते हैं। दिमाग में अनप्लेजेंट सेक्सुअल इमेजेस उनके दिमाग में बनती रहती है। और स्टेइंग अवे फ्रॉम सिचुएशन, और वो अपने को सिचुएशन से दूर रखते हैं, जिसके कारण से उनको ऑब्सेशन आते हैं, जैसे कि शेकिंग हैंड, वो हैंड शेक नहीं करेंगे कि गंदा हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करेंगे, उससे अपने को दूर रखते हैं। फिर है कंपल्सन सिम्टम में, ये तो थे ऑब्सेशन। अब कंपल्सन सिस्टम में क्या होता है कि रिपीटेड बिहेवियर होता है, वो एक्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसमें क्या करेंगे, वो उनका जो ये जो दीज रिपीटेड बिहेवियर और मेंटल एक्ट आर मीन टू रिड्यूस एंजाइटी। अब वो जब इस एक्ट को जब तक नहीं करेंगे तब तक वो उनको एंजाइटी रहेगी, तो इसको एंजाइटी को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, जिस भी तरीके का ऑब्सेशन होता है उसको वो क्या करते हैं, करने के लिए मजबूर एक्ट करते हैं उसमें, ताकि वो जो बैड हैपनिंग से बच जाए, उसको बचाने के लिए, अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए, कुछ गलत ना हो जाए उससे दूर करने के लिए वो एक्ट करेंगे, ठीक है। बट टेकिंग पार्ट इन कंपल्शन ब्रिंग नो प्लेजर, लेकिन उनको ये करने में कोई मतलब खुशी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उसको करते हैं, जिससे कि उनको एक लिमिट तक का क्या मिलती है, एंजाइटी उससे दूर हो सकती है, ठीक है। तो यही सब कुछ है इसमें। एंड यू मे अप रूल एंड रिचुअल टू फॉलो टू हेल्प कंट्रोल, और वो जो रिचुअल्स होते हैं, जो धार्मिक काम होते हैं, उसको भी वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिससे कि उनकी एंजाइटी में कंट्रोल हो, ठीक है, ऑब्सेसिव थॉट ना आए। तो दीज कंपल्सन आर बियॉन्ड रीजन, एंड वो जो ये कंपल्सन होते हैं, इसका कोई मतलब कोई रीज़न नहीं होगा कि उसको कोई कारण नहीं है, पर वो क्या करते हैं, उसको करने के लिए वो डोंट रिलेट टू द इशू इंटेंडेड टू फिक्स, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो मजबूरियां जो होती हैं उनको तर्क से परे होती हैं, उसे पता है कि इसका मतलब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो क्या करते हैं, उससे करने के लिए मजबूर रहते हैं, ठीक है। उनका इरादा नहीं होता फिर भी करते हैं, जैसे कि ये है, इसकी एग्जाम्पल है, जैसे कि वॉशिंग करना, हाथ धोना, बार बार क्लीनिंग करना, चेक करना, काउंटिंग करना, ऑर्डर में रखना कोई भी चीज़ों को, मतलब संभाल के गिनती करके, ठीक है। और स्ट्रिक्ट रूटीन करना, अपना रूटीन स्ट्रिक्टली बनाना, डिमांडिंग रीअश्योरेंस करना, ठीक है, आश्वासन की मतलब एक तरीके से आश्वस्त होना कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो इस तरीके का, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, कि हैंड वॉश करना, अगर उन्होंने किसी से हैंड वॉश मिलाया है, अनटिल यू स्किन बिकम रॉ, जब तक कि अगर वो बार बार हैंड वॉश करेंगे तो उनकी स्किन क्या हो जाती है, ख़राब हो सकती है, ठीक है। रॉ मतलब कच्ची हो जाएगी ना, बार बार करने से उसमें स्किन में प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, स्किन रैशेस हो सकते हैं। चेकिंग डोर ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार दरवाजों को चेक करना, ये उनके कंपल्सन में आता है, ठीक है। बहुत बार शोर हो जाना कि लॉक लगा है कि नहीं, चेकिंग करना स्टोव को कि वो बंद है कि नहीं, उनको एकदम से शोर हो जाना होता है, ठीक है। काउंटिंग करना कोई भी सर्टन पैटर्न्स की, स्लाइटली रिपीटेड प्रेयर, और धीरे धीरे कुछ बुदबुदाना, प्रेयर करना, कोई वर्ड को रिपीट करना, ये धीरे धीरे वो कुछ बुदबुदाते रहते हैं। और ट्राइंग टू रिप्लेस बैड थॉट्स विद अ गुड थॉट, और वो ट्राई करते हैं कि जो इनके अंदर ये ऑब्सेशन जो बैड आ रहा है ना, बैड थॉट हो रहे हैं, उसको गुड थॉट में वो रिप्लेस कर रहे हैं, भले ही चाहे वो उनके बाहर होता है, उनके एबल नहीं होते हैं उसको करने के लिए, लेकिन वो ऐसा करना चाहते हैं। अरेंजिंग योर जो अरेंजिंग योर कैन गुड टू फेस द सेम वे, ठीक है। और वो जो भी होता है, अपने जो डिब्बा बंद सामान होता है उसको उसी दशा में बिल्कुल जैसे रखा था एग्जैक्टली वैसे ही रहना है, कोई ख़राब नहीं होना है, इस तरीके का वो काम करते हैं। अब इसकी साइकिल क्या होती है, पहले ऑब्सेशन आएंगे, थॉट आएंगे, ठीक है। अब वो अनवांटेड, देखिए मैं बड़ा कर देती हूँ इसमें, अनवांटेड थॉट आएंगे जो कि उनको डिस्टर्ब करेंगे, मेंटल इमेजेस बनेगी, फिर उससे क्या होगा, उनको एंजाइटी होगी, फियर होगा, वरी होंगे वो उसके लिए, ठीक है। तब उनको लगेगा कुछ ना कुछ करना चाहिए इसको कम करने के लिए, चिंता बनी रहेगी, जब तक नहीं करेंगे चैन नहीं आएगा, फिर वो यहाँ पे करने के लिए मजबूर, इसको कंपल्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर वो कुछ ऐसा बिहेवियर करेंगे, चाहे वो रिचुअल बिहेवियर हो, परफॉर्म करेंगे उसको एंजाइटी को दूर करने के लिए, चेकिंग करेंगे उसकी, ठीक है। तो इस तरीके का कंपल्शन वाला बिहेव होगा, फिर उनको इसमें क्या मिलता है, टेम्पररी रिलीफ मिलता है, ठीक है। यही साइकिल है, ऑब्सेशन होगा, एंजाइटी होगी, रिलीव होगा, जब वो कंपल्शन करेंगे तो उसको आखिरी में रिलीव होगा, ठीक है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, तो इसके कारण जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर बताए मतलब होते हैं ओसीडी के। तो जो केमिकल स्ट्रक्चर, फंक्शनल एबनॉर्मलिटी इन द ब्रेन, ये भी इसके कारण माने गए हैं, जिसमें कि क्या होता है कि जो डिस्टॉर्टेड बिलीव रेनफोर्स एंड मेंटेन सिम्टम एसोसिएटेड विद ओसीडी, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, उनके जो बिलीव्स होते हैं उसको वो डिस्टर्ब करते हैं, और वो क्या करते हैं, जो भी ये उनके जो
लक्षण होते हैं उसको ये मेंटेन करते हैं, ओसीडी वालों को मजबूत करते हैं, बनाए रखने में ये जो कारण होते हैं वो इन ओसीडी को कॉज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें बायोलॉजी बोल सकते हैं आप, जिसमें कि क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की जो केमिस्ट्री होती है, जो नेचुरल केमिस्ट्री होती है और जो ब्रेन का फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न। कोई भी बीमारी हो सकती है, केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। जेनेटिक में होगा कि अगर पेरेंट्स में किसी को है तो वो बच्चों में भी हो जाएगा, कि कोई स्पेसिफिक जीन हो जो कि वो इसको कॉज करने में वो करेगा, कारण बनेगा इसका। लर्निंग में भी होता है कि अगर फैमिली मेम्बर में से किसी को है तो उसको बच्चा देखते देखते वो भी सीख जाता है उसी तरीके से, तो ये तो लर्निंग में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया फैमिली हिस्ट्री। ये रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर में जिसकी फैमिली हिस्ट्री में, जैसे मैंने अभी बताया कि पेरेंट्स में से, फैमिली में से किसी बच्चे भाई बहनों में से किसी को है तो ये डिसऑर्डर जो अदर है उनको भी इसका रिस्क हो सकता है। और ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ कोई जी रहा है, बहुत ज़्यादा उसके तनाव वाली ज़िंदगी जी रहा है, तो भी ये जो होता है स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरा हुआ है, तो ये रिस्क उसको हो सकता है ओसीडी का। ठीक है, तो दिस रिएक्शन कॉज तो इंट्रूसिव थॉट, तो वो उसमें थॉट्स इंट्रूसिव आएंगे, मतलब बार बार आएंगे, और क्या होगा, इमोशनल डिस्ट्रेस होगा उसको, यानी कि उसको क्या होगा, इसके लिए डिस्टर्बेंस होगा। रिस्क फैक्टर में हम देख रहे हैं कि जो मेंटल हेल्थ जो डिसऑर्डर होता है वो भी होता है इसमें। किसी किसी को क्या होता है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अब इसमें ये क्या होता है, ओसीडी में रिलेटेड टू द अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, ये वाले प्रॉब्लम में भी वो इसके रिस्क में ज़्यादा होंगे ओसीडी के, जिसको कि कोई मेंटल प्रॉब्लम है। जेनेटिक तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसी पेरेंट्स को है, उसके जीन्स, कोई एक जीन हो या सेट ऑफ जीन्स हो, जीन उसको मिले, सेट मिले उसका, तो उसके वजह से भी हो सकता है, यानी कि पेरेंट्स या सिबलिंग में से किसी को है। तो साइंटिस्ट अभी ऐसा स्पेसिफिक जीन या सेट ऑफ जीन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, पर इसमें रिसर्च चल रहा है। बायोलॉजी में मैंने जैसे बताया ब्रेन की इमेजेस चेंज हो सकती हैं, और कुछ एरिया होता है ब्रेन का वो चेंज डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि फ्रंटल कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, वो चेंजेस हो जाता है, होता है किसी किसी का। और ब्रेन के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, इमोशन को और रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं, वही एरिया में इम्पैक्ट पड़ जाता है, इम्पैक्ट हो जाता है वो, तो उसके वजह से भी इसका असर पड़ता है। यानी कि जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है और जो सब कॉर्टिकल कॉर्टेक्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने से, तो जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो बिहेवियर को कंट्रोल करता है, वो नहीं हो पाता उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। और रिसर्चर अभी इसमें क्या को भी कुछ ब्रेन एरियाज ऐसे मिले हैं रिसर्च में, जो कि जिसमें ब्रेन एरिया नेटवर्क है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जो कि अपना एक प्ले रोल करते हैं ऑब्सेशन थॉट्स को, कंपल्सिव बिहेवियर को, जो कि फियर और एंजाइटी वगैरह में जो अपना भूमिका निभाते हैं, वही जो होते हैं काफ़ी उसमें इफेक्ट पड़ जाता है इसके चेंजेस से। और जो टेम्परामेंट है, सम रिसर्चर फाउंड, कुछ रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया, ये मिला उनको कि जो ये रिजर्व नेचर वाले बिहेवियर वाले होते हैं, उनमें ज़्यादातर ये जो नेगेटिव जो इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि जो अकेले अकेले रहते हैं, ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं करते, तो वो जो एक्सपीरियंस उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, तो वो उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो जिससे कि उनको एंजाइटी बनी रहती है, डिप्रेशन बना रहता है, जैसे चाइल्डहुड से ही उनको ऐसा आदत पड़ जाती है, तो वो ओसीडी वाले पेशेंट बन सकते हैं बाद में। ठीक है, फिर है चाइल्डहुड ट्रॉमा, यानी कि कुछ स्टडीज से पता चला है कि बचपन में जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है ना, मतलब बचपन में कोई ऐसी पेन से बच्चा गुजरा है, तो वो उसके दिमाग में पड़ जाता है इम्पैक्ट, तो वो भी इसमें ओसीडी वाला प्रॉब्लम उसमें आ सकती है बाद में। ठीक है, तो डायग्नोज कैसे करेंगे, पता कैसा लगाएंगे इसमें, तो इसको डायग्नोज करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सिजोफेनिया या फिर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसके सिम्टम इससे मिलते जुलते हैं, यानी कि मेंटल प्रॉब्लम वाली भी कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं जो ओसीडी से मिलते जुलते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम जो होता है एकदम से फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये ओसीडी है या कोई अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। फिर भी इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले जो होता है साइकोलॉजिकल इवॉल्वेशन करेंगे, जिसमें कि उसके बारे में बात करेंगे, उसके थॉट्स पूछेंगे, समझेंगे, उसकी फीलिंग को पूछना समझना, उसके लक्षणों को देखना, उसके बिहेवियर पैटर्न को देखना, फाइंड आउट करना, और क्या करना कि उसके जो ऑब्सेशन और कंपल्सन वाला बिहेवियर है वो देखना कि वो उससे कितना डिस्टर्ब हो रहा है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इससे पता चल जाएगा। ठीक है, एंड उससे परमिशन लेके उसके फैमिली मेम्बर से और फ्रेंड से भी उसके बारे में बात करना। फिजिकल एग्जामिनेशन
भी हो सकता है इसमें, जो कि रूल आउट करता है कि कौन सी इसको प्रॉब्लम है, जैसे कि सिम्टम एंड चेक फॉर एनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। तो ये भी फिजिकल एग्जामिनेशन से भी ये पता कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें? ट्रीटमेंट में जो होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर होता है उसमें ये क्योर नहीं होता है एकदम से, इसका मतलब जो ट्रीटमेंट देते हैं एकदम से ठीक नहीं कर सकता, लेकिन ये सिम्टम को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, उसको उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन एकदम से ठीक नहीं कर सकता। ये जो होता है ये डिपेंड करता है ट्रीटमेंट की उसको कितनी सीरियस ओसीडी है, यानी कि मतलब बहुत अभी अभी शुरू हुई है, मिड है, माइनर है या मॉडरेट है, इससे ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म से आ रही है, ऑनगोइंग है, मोर इंटेंसिव ट्रीटमेंट उसको दिया जाएगा, उसी हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो जो टू मेन ट्रीटमेंट इसमें दिए जाते हैं, एक तो साइकोथेरेपी दी जाती है और एक मेडिकेशन थेरेपी दी जाती है, और एक होती कंबाइंड जो कि साइकोथेरेपी और मेडिकेशन दोनों मिक्स दी जाती है। ठीक है, साइकोथेरेपी को जो होता है टॉक थेरेपी भी कहते हैं, और जो होती है मिक्स बोथ ट्रीटमेंट भी इसमें दिया जाता है, जो कि काफ़ी इन दोनों थेरेपी से इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब साइकोथेरेपी क्या होती है? एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है अडल्ट और बच्चों के लिए जिसको कि ओसीडी वाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, रिसर्च से पता चल रहा है कि जो साइकोथेरेपी होती है इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी आती है, और अदर रिलेटेड जो थेरेपीज होती हैं वो भी इसमें आती, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, और मेडिकेशन भी होती है बहुत सारी जो पीपल को दी जाती हैं इसमें, वो भी इसके लिए इफेक्टिव होती हैं। और मोर अदर साइकोथेरेपी में भी मोर इफेक्टिव व्हेन द कंबाइंड विथ मेडिकेशन, यानी कि कुछ जो थेरेपी होती हैं बहुत सारी जो कि मेडिकेशन के साथ दी जाए तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, अब सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये भी एक जो होती है टाइप ऑफ साइकोथेरेपी ही होती है, ये काफ़ी इफेक्टिव होती है ओसीडी वाले पेशेंट के लिए। इसमें क्या किया जाता है? एक्सपोजर किया जाता है पेशेंट का, और उसका रिस्पॉन्स, यानी कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, यानी कि ईआरपी थेरेपी इसमें दी जाएगी। ये भी एक पार्ट ऑफ सीपीटी है, सीपीटी का एक पार्ट है, जिसमें कि इन्वॉल्विंग किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है पेशेंट को, उसकी जो फियर वाला ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो उसके दिमाग में चल रहा होता है जिससे उसको डर होता है, तो जैसे कि उसको गंदगी से डर लग रहा है, डर्टी चीज़ों से डर लग रहा है, तो उसके सामने उन्हीं को एक्सपोज किया जाएगा, उसके पास ही उसको ले जाया जाएगा, उसको टच करवाया जाएगा, और फिर उसको क्या किया जाएगा? जो वो हाथ ना धोए इस तरीके से, यानी कि कंपल्सिव रिचुअल्स से उसको क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा, ताकि उसको किसी चीज़ में डाइवर्ट करके कि वो उसको ना धोए हाथ, तो उससे ये पता चलेगा कि इसको कितना प्रॉब्लम है। धीरे धीरे एक्सपोजर इस थेरेपी से भी उसका ये वाली दूर हो सकती है। ईआरपी टेक एफर्ट टू प्रैक्टिस, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए की जाती है, और बट यू मे इंजॉय एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन इससे क्या हो सकता है? वो इंजॉय करेगा और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो एक टाइम में लर्न कर लेगा, मैनेज करेगा, ओसीडी वाले जो उसकी ओसीडी की प्रॉब्लम है उसको इससे थोड़ा कम हो जाएगी उसकी। ठीक है, और जो सीपीटी होती है ये एक टाइप ऑफ टॉक थेरेपी होती है, जैसे मैंने बताया, जिसको कि सीपीटी जो होती है हेल्प करती है उस पेशेंट के नेगेटिव थॉट को और पता लगाने में, और उसको कैसे, उसकी फीलिंग को कैसे, उसका फीलिंग में कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा, उसका एक्शन चेंजेस, सेल्फ डिफिनेट बिहेवियर पैटर्न, वो सब चेंज करने में इसमें मदद मिलती है, जैसा भी बताया। अब मेडिकेशन में भी कुछ मेडिकेशन होती है। सबसे पहले तो एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन इसमें दी जाएगी, जिसमें कि ये आएंगी फ्लुक्साइटिन होगी, जो कि अडल्ट को दी जाएगी, जो कि अंडर 7 ईयर होंगे या उससे ओल्ड होंगे। ठीक है, मेडिकेशन में जो होती हैं ये अडल्ट और चिल्ड्रन 8 साल के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन 8 ईयर एंड ओल्डर दी जाएगी। फ्लुक्सामिन करके होती है, और पैरोक्सिटिन करके होती है, पैरोक्साइटिन करके होती है, जो अडल्ट को ही दी जाएगी केवल, और जो सेट्रालिन होती है वो भी अडल्ट को दी जाएगी, और चिल्ड्रन को भी दे सकते हैं जो कि 6 साल या उससे बड़े होंगे। ठीक है, और क्लोमिप्रामाइन होकर के भी मेडिकेशन होती है, जो कि 10 साल के बच्चे या उससे ज़्यादा बड़े बच्चों को दी जाती है, अडल्ट को भी दी जाती है। ठीक है, तो ये जो होती है हावेवर जो हालांकि ये जो दवाइयाँ होती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं दी जाती हैं। ठीक है, एंटी डिप्रेशन और साइकोथेरेपी मेडिकेशन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के परमिशन से। इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं मेडिकेशन के, तो इसमें जो होते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर से बात करनी चाहिए इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और अदर उसके हेल्थ को मॉनिटर करना चाहिए, और टेकिंग साइकेट्रिक ड्रग, और भी उस जब ये साइकेट्रिक ड्रग ले रहे होते हैं तो इसकी हेल्थ को मॉनिटर करना होता है, और डॉक्टर से बात करनी होती है, डॉक्टर के परमिशन से ही इस दवाइयों को देनी होती है, जो भी डॉक्टर देते हैं। ठीक है, और
जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं डॉक्टर उसको फाइंड आउट करते हैं। अदर ट्रीटमेंट भी होते हैं जब जिनको इन सबसे ट्रीट नहीं मिलता है, तो उसके लिए जो होता है डीबीएस करते हैं, यानी कि डीप ब्रीथ स्टिमुलेशन करके होता है, जो कि ये मेडिके इस इनसे अलग करके अदर ट्रीटमेंट में आते हैं, जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको क्या किया, अप्रूव किया है, परमिट किया है इस ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए, जो कि अडल्ट होते हैं, जवान होते हैं और 18 साल से ऊपर होते हैं, उनके लिए ये जो डीबीएस को अप्रूव किया है एफडीए ने। एफडीए कौन होते हैं? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जिन्होंने इसके लिए मतलब अप्रूव किया है, मतलब दे सकते हैं, ठीक है। वो क्या कर, हु डोंट रिस्पॉन्स टू ट्रेडिशनल, अब जिनको ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स नहीं किया उनके लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो डीबीएस होता है इसमें क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को विद इन द सर्टन एरिया ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के कुछ एरियाज में इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट किया जाता है, और ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से क्या होता है, जो इम्पल्सेस होती है वो कंट्रोल होती है, जो मतलब टिपिकल टाइप की जो होती है ना, असाधारण जो इम्पल्सेस होती हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और ये हालांकि ये वाइडली अवेलेबल नहीं होता है, रेयर होता है ये। फिर उसके आता है टीएमएस। टीएमएस का मतलब होता है जो ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इसमें जो होता है ये भी एफडीए ने इम्प्रूव किया है कि मतलब अप्रूव किया है कि इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 डिवाइसेस उन्होंने बोली हैं, ब्रेन वे होता है, और एक होता है मैग वेंचर होता है, और होता है न्यूरो स्टार। ये 3 डिवाइसेस यूज़ की जा सकती हैं, जो कि ट्रीट करता है अडल्ट के लिए, जो अडल्ट पर्सन होते हैं जिनको ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए इसको ट्रीट किया जाता है इन डिवाइसेस को। ये डिवाइसेस जो होती हैं ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जिनको काम नहीं कर रहा होता उनके लिए की जाती है, ठीक है। टीएमएस जो होती है वो डजन रिक्वायर सर्जरी, इसमें सर्जरी की रिक्वायर नहीं होती, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायर होती है। इसमें जो स्टिमुलेट की जाती है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जो कि नर्व होती है, नर्व सेल होती है, स्टिमुलेट की जाती है ब्रेन की, और ये जिसको कि ये ओसीडी के जो सिम्टम होते हैं उसकी जो सिम्टम को बेटर करने के लिए दी जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग टीएमएस जो होता है सेशन, ड्यूरिंग टीएमएस सेशन जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कॉइल को क्या किया जाता है उसमें स्कैल्प में प्लेस किया जाता है, अगेंस्ट द स्कैल्प, ठीक है। यानी कि जो फोरहेड होता है वहाँ पर इसको नियर टू फोरहेड इसको प्लेस किया जाएगा, लगाया जाएगा, और फिर ये जो कॉइल होता है इसमें डिलीवर किया जाएगा मैग्नेटिक पल्सेस को, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो नर्व सेल होते हैं ब्रेन के उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक। फिर है एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी, यानी कि ईआरएफ, ईआरपी। तो ये भी रिसर्च से पता चला है कि जो ईआरपी होती है वो भी एक स्पेसिफिक टाइप की सीपीटी होती है, और ये भी एक इफ़ेक्टिव जो इफ़ेक्टिवली क्या करती है, ये जो कंपल्सिव बिहेवियर होता है उसको कम करती है, ठीक है। और ये जो लोगों को मेडिकेशन और थेरेपीज जो अदर थेरेपीज नहीं काम कर पा रही होती हैं उसके लिए ये यूज़ की जाती है। विद इन ईआरपी ये जो पीपल होते हैं इसमें अपना जो स्पेंड करते हैं टाइम इन सेफ एनवायरनमेंट, और ग्रेजुअली एक्सपोजर देम टू सिचुएशन एंड ट्रिगर देयर इज ऑब्सेशन, जो उनको इस तरीके से ग्रेजुअली एक्सपोज किया जाता ऐसे सिचुएशन में जो कि उनके ऑब्सेशन को, जैसे कि टच करने से, गंदे ऑब्जेक्ट को टच करने से मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे सोच विचार आते हैं, ऐसे थॉट्स आते हैं, उनके सामने उनको उसी चीज़ में जिससे उनको डर होता है वहाँ पे उसको एक्सपोज किया जाता है, ठीक है। और फिर उनको इंगेज कर दिया जाता है ताकि वो कंपल्सिव ना करें, यानी कि एक्ट ना करें, हाथ ना धोएं। तो हैंड वॉशिंग बिहेवियर से रोकने के लिए उनको रोका जाता है। तो धीरे धीरे फिर ये क्या क्या किया जाता है, ऑल्दो दिस अप्रोचेज जो होते हैं इनिशियली कॉज एंजाइटी और क्रिएटिंग अ रिस्क ड्रॉपिंग आउट और ट्रीटमेंट प्री मेच्योरली, ठीक है। अब इसमें ये डर रहता है कि ये इसमें एंजाइटी होगी उसको, तो वो बीच में ही इनको छोड़ सकता है, ड्रॉप आउट कर सकता है, तो ये प्रीमेच्योर ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक रहता है, तो कंपल्सरी डिक्रीज मोर पीपल एज दे कंटिन्यू ट्रीटमेंट, जो इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं तो उनके लिए ये इफेक्टिव रहता है। जो कंपल्सिव जो बिहेवियर होता है, यानी कि जो एक्ट करने वाला बिहेवियर होता है वो उनका कम हो जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं कुछ कुछ, तो इसमें क्या होगा कि टेकिंग रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, यानी कि एक्सेसिव टाइम, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है वो एक्सपेंड करते हैं रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में, इससे बचने के लिए, ठीक है। और हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, जैसे कि उनको डर्मेटाइटिस हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम, बार बार हैंड वॉश करेंगे तो उनको डर्मेटाइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और हैंड वॉशिंग जो होता है वो सॉरी हैविंग अ हार्ड टाइम गोइंग टू वर्क, और उनको जो अपना वर्क प्लेस में जाने में, स्कूल जाने में, या अपने ऑफिस जाने में, या सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है।
हो जाता है, ट्रबल होता है उनको रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, यानी कि उनको डिस्टर्ब होता है और वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है, जहाँ इतनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी लाइफ भी क्या हो जाती है, क्वालिटी उनकी पुअर हो जाती है। थॉट अबाउट द सुसाइडल, अब उनको जब इतना प्रॉब्लम आएगी तो सुसाइडल थॉट्स आएंगे दिमाग में और उसी से रिलेटेड बिहेवियर भी वो करेंगे। तो इससे बचाव क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि देर इज़ नो श्योर वे टू प्रिवेंट ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, ये श्योर नहीं है कि ये जो बिहेवियर है ये बिल्कुल से प्रिवेंट हो जाए, बचा जा सके, लेकिन हालांकि फिर भी इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें गेटिंग ट्रीटेड एज सुन एज पॉसिबल, अगर इसको जल्दी से जल्दी पता लगा लिया और इसकी ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो जो ओसीडी वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको बिगड़ने से रोक सकते हैं, ठीक है। और डिस्टर्बिंग जो एक्टिविटीज़ होती है उससे वो डेली रूटीन में डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।